नमस्कार दोस्तों। ड्रीम इट के चैप्टर नंबर 7 में आपका हार्दिक स्वागत है। रुकावट के लिए खेद है। याद है ये शब्द, ये हम लोग पंक्ति कब सुना करते थे? बहुत पहले दूरदर्शन पर, जिन्हें पुरानी यादें हैं। हिंदी में एक बहुत प्रसिद्ध मुहावरा है, पूत पे के पांव पालने में ही दिख जाते हैं। इसका मतलब है बच्चे के जन्म से ही यह संकेत मिलने लगता है कि वह अपने जीवन में क्या करेगा। अब आप सोचेंगे मैं भाषा की कोई बात कहने जा रहा हूं, तो बता दूं कि ऐसा कुछ नहीं है दोस्त। मैं तो बस ये बता रहा हूं कि यह मुहावरा मुझ पर पूरी तरह फिट बैठता है। मैं बचपन से ही बोलने की कला में माहिर था। जब भी कोई मेहमान घर में आते, मैं उन्हें कहानियां और कविताएं सुनाकर उनका मन बहलाया करता था। मुझे बहुत मजा आता था। यह सब देखकर एक बार मेरे अंकल मुझे सोसाइटी के प्रोग्राम में सराय रोहिल्ला के ले गए। तब मैं करीब 7 वर्ष का था। अंकल मुझे ले गए और मेरे हाथ में एक माइक थमा दिया और मुझसे देशभक्ति की एक कविता पढ़ने को कहा। वो कविता मुझे बहुत अच्छे से आती थी। मैंने उसे घर में मेहमानों के सामने ना जाने कितनी बार पढ़ा था, लेकिन आज स्टेज पर यह मेरा पहला मौका था। आज वाकई ऊंट पहाड़ के नीचे आया था। जब मैं स्टेज पर चढ़ा तो मेरे सामने मुझसे बड़ी उम्र के लोग और उतनी जोड़ी आंखें मुझ पर टिकी हुई थी। मैं बहुत डर गया, इतना डर गया कि मेरे मुंह से जितने शब्द थे वे हलक के अंदर चले गए और बाहर आया वो मेरी आंखों से आंसू। सुबकते हुए मैंने स्टेज पर ही लोगों के सामने जोर जोर से रोना शुरू कर दिया। यह था स्टेज फियर, स्टेज के डर से मेरा पहला अनुभव। अंकल मुझे घर वापस ले आए और जब हम वापस आए तो मुझे बहुत डांट पड़ी, क्योंकि मैंने वहां एक भी शब्द नहीं बोला था। सारा दिन बातों के छल्ले उड़ाने वाला मैं, वहां मेरी हवा टाइट हो गई थी। एक बात तो समझ में आ गई कि मुझे बिना डरे बोलना सीखना होगा। लेकिन यह सीखने के लिए मैं किसके पास जाऊं, किससे सीखूं? फिर रास्ते पर चल के एक कला सीखूं, इसका मुझे अंदाजा न था। मैं अपने बोलने की कला को सुधारना चाहता था और तब मेरे दोस्तों ने मुझे रामलीला समूह से जुड़ने की सलाह दी। आप सोचेंगे मैं क्या कमाल दोस्त हूँ। जनाब, अच्छे दोस्त ऐसे ही होते हैं, कुछ नौटंकी भी करें तो अच्छा ही हो जाए। तो मैं रामलीला से जुड़ गया, जहां मुझे रोल मिला एक वानर का और बोलने का डायलॉग मिला एक अकेला डायलॉग, जय श्री राम। यह सिलसिला 2 साल तक चला, लेकिन इस दौरान मुझे एक बात तो समझ में आ गई कि जब आप स्टेज पर अकेले होते हैं तब आपको डर लगता है, लेकिन उसी स्टेज पर जब आप लोगों के साथ होते हैं तो आपका डर थोड़ा कम हो जाता है। धीरे धीरे मैंने लोगों के सामने खड़े होकर परफॉर्म करना शुरू कर दिया। मेरा आत्मविश्वास बढ़ने लगा। जैसे जैसे मेरा आत्मविश्वास बढ़ता गया, वैसे वैसे ही मैंने एक एक कदम आगे बढ़ाया। बाद में उसी रामलीला में मैंने भगवान राम के भाई लक्ष्मण का रोल किया और यह रोल मैंने अपने कॉलेज के समय तक उस रामलीला में किया।
इन सब ने मेरे आत्मविश्वास को पूरी ही दूसरी ऊंचाई पर पहुंचाया था। आज सोचता हूं, अगर उस दिन हार के बैठ गया होता कि बोलने जैसी कला मेरे लिए नहीं, तब क्या होता? क्या आज मैं अपनी जिंदगी में यहां तक पहुंच पाता? जब मोटिवेशनल स्पीकर और डायरेक्ट सेलिंग में लोगों को प्रेरित करने के लिए बोलना ही मेरा पेशा है। मैं अपने बचपन से जानता था कि मुझे दूसरों से अलग हटकर खड़ा होना है, और इसके लिए मुझे औरों से अलग कुछ करना है। इसलिए कभी भी हार ना मानने वाले रवैये को मैंने अपने व्यवहार का हिस्सा बना लिया। हमेशा याद रखिए कि आपकी सफलता के पीछे एक उद्देश्य, अदृश्य ताकत होती है। अगर आप सकारात्मक दिशा में जाना चाहते हैं, तो यह ताकत आपको सकारात्मक दिशा में ले जाती है, और यदि आप नकारात्मक दिशा में जाना चाहते हैं, तो यही ताकत आपको नकारात्मक दिशा में भी ले जाती है। इसलिए कभी भी जीवन में कोई दुविधा आए, तो आप सच में कुछ करना चाहते हैं, तो हार मानने की बजाय मेरा यह छोटा सा कहा मान लीजिए, अपने कमरे का दरवाजा बंद कीजिए और यह सुनिश्चित करिए कि उस कमरे में आपके सिवा कोई ना हो। फिर उस कमरे के आईने के सामने खड़े होइए और इसे बार बार दोहराइए। मैं कभी हार नहीं मानूंगा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा, मैं कभी हार नहीं मानूंगा। मुझे ऊपर वाले ने चुना है, और बदलाव लाने का यह मेरा एक मौका है, जिसका मैं बरसों से इंतजार कर रहा था। यह बहुत ही शक्तिशाली एक्टिविटी आपके डर को दूर भगा देगी, और आपके सबकॉन्शियस मन के में सिग्नल भेजेगी कि अब आप अपने सभी डर और साथियों का सामना करने के लिए तैयार हैं, बिल्कुल शक्तिमान की तर्ज पर। दूसरे क्या सोचते हैं, यह मत सोचिए, वो भी आप ही सोचेंगे, तो पड़ोस के वर्मा जी क्या करेंगे? कोई क्या सोचता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। अक्सर ऐसा होता है कि खास स्थितियों में लोग बहाने बनाने शुरू कर देने, ऐसा हुआ तो, वैसा हुआ तो, और भी पता नहीं क्या क्या। एक बात समझ लेना बहुत जरूरी है कि जिंदगी इतनी आसान नहीं जितनी हम चाहते हैं। परियों की कहानी नहीं मेरे दोस्त। यह जिंदगी एक रोलर कोस्टर राइड की तरह चलती रहती है, लेकिन हर चुनौती के बाद स्थिति पहले से कुछ बेहतर हो जाती है। अगर आप चुनौतियों पर बहाने बनाना शुरू कर देंगे, तो आप भी आम इंसानों जैसे जिंदगी जिएंगे। कॉमन लाइफ ऑफ अ कॉमन मैन। आपने जब यह किताब उठाई, मुझे तभी समझ में आ गया था कि आप आम लोगों से कुछ अलग हैं। तो अब चुनौतियों का सामना करते हुए बहाने बनाने की कोशिश मत कीजिएगा, खास तौर पर जब तक तब जब यह चुनौती आपके सपने के राह में आ रही हो। कल्पना कीजिए कि एक बैट्समैन पूरी जिंदगी फुल टॉस बॉल पर खेलता रहा। एक क्रिकेट खिलाड़ी के तौर पर उसकी जिंदगी बेहतरीन होगी और आसानी से गुजर भी जाएगी, लेकिन वह अपनी क्षमताओं से अनजान रहेगा। मगर ऐसा होता नहीं है कि बैट्समैन को हर तरह की बॉल का सामना करना पड़ता है। यॉर्कर, फुल टॉस, स्पिन आदि। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में जब मैंने शुरुआत की थी, तब लोगों की एक हाँ से पहले ना जाने कितनी बार ना सुनना पड़ता था।
वहीं दूसरी ओर मैं अपने साथियों की बातें सुनता था, जो जब डायरेक्ट सेलिंग में अपने करियर को छोड़कर वापस जाने का मन बना रहे थे, बल्कि उन्होंने लगातार 4 से 5 गुना ना सुनी थी, उतने में ही हिम्मत हार गए। अरे भाई, ना ही तो बोली है, कौन सा करोड़ का चेक बाउंस हो गया। अगर आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हैं तो आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करनी होगी। यही यहाँ का नियम है। आपको लोगों से बात करने और उनकी ना सुनने की भी हिम्मत होनी चाहिए। यह बात मैं आपको अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि 10 में से 2 लोग ऐसे होंगे जो आपकी टीम को ज्वाइन करेंगे, और कम से कम 2 और ऐसे होंगे जो आपसे ना नहीं कह पाएंगे। यह भी आपसे कंप्यूटर कस्टमर या टीम के तौर पर जरूर जुड़ेंगे। तो जब कभी दिल भी हार मानने लगे, तुम हार मत मानना यार। सूरज एक जैसा तपता हुआ तो नहीं रहता। खूबसूरत सुबह भी होती है और सुंदर शाम भी। यह सिर्फ देखने के नजरिए पर निर्भर करता है। इसलिए अगर जब तक करना शुरू नहीं किए हो, अपने नजरिए पर काम करो। एक राज की बात बताता हूं, हमेशा याद रखना, या तो तुम पैसे बनाते हो या बहाना। अब यह तुम्हें चुनना है, अपनी जिंदगी में क्या बनाते हो, और उसी के मुताबिक अपना प्लान ऑफ एक्शन तैयार करना है। अगर तो तुम एक आम इंसान की जिंदगी भी जीकर उसी तरह मर जाना चाहते हो तो बहाने बनाओ। लेकिन अगर तुम अपने सपने पूरा करना चाहते हो, पैसे कमाना चाहते हो और अपनी मर्जी की जिंदगी जीना चाहते हो, तो यकीनन अपनी जिंदगी को सफलता की दिशा में ले जाना होगा। मैंने कुछ लोगों से बहुत ही वाहियात बहाना सुना है। वो कहते हैं, आज के दिन मैंने काम नहीं किया क्योंकि मेरा मूड नहीं है। 1 मिनट, नवाब सिराजुद्दौला ने के खानदान के चिराग, मेरे दोस्त, तुम्हारा मूड नहीं है? तुम अपने मूड पर निर्भर होते हो या तुम्हारा मूड तुम पर निर्भर करता है? अरे, गीता में श्री कृष्ण ने भी कहा है कि अपनी इंद्रियों को काबू में रखना और दिमाग को इन सबके ऊपर रखना है। एक चीज समझ लेना, होना यह चाहिए कि आपका मूड आप पर निर्भर करे। जरा सोचिए, 15 अगस्त, आजादी का जश्न, सभी गणमान्य अतिथि लाल किले पर हमारे प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहे हैं कि वह कब आए, झंडा फहराएं और अपना भाषण दें, हमारे देश में हो रही तरक्की का लेखा जोखा लोगों के सामने रखें। इधर पूरा देश प्रधानमंत्री का इंतजार कर रहा हो और उधर वह प्रधानमंत्री अपनी लाइब्रेरी में आराम कुर्सी पर बैठकर चाय पीते हुए बोले, तुम लोग काम करो, आज मेरा देश को संबोधित करने का मूड नहीं है। सोचिए क्या होगा। चलिए कुछ और सोचते हैं। हम सभी क्रिकेट प्रेमी हैं। तो मान लीजिए टीम इंडिया वर्ल्ड कप क्रिकेट मैच खेलने गई और हमारे कप्तान साहब ड्रेसिंग रूम से बाहर नहीं आते और कह देते, आज मेरा क्रिकेट खेलने का मूड नहीं। कभी सोचा है कि अगर ऐसी स्थितियां
स्थितियों में मूड स्विंग होने लगे तो क्या होगा? हमारा देश मुसीबत में होगा और हम भी कहेंगे कि नागरिक होने के नाते हम उन्हें कभी माफ नहीं कर सकते। आप कह सकते हैं कि ये दोनों उदाहरण मुझ पर लागू नहीं होंगे, क्योंकि मैं कोई महान खिलाड़ी तो नहीं हूं और ना ही आला अफसर भी हूं। मेरे दोस्त, यह बात कभी भी अपने दिमाग में ना आने देना। एक देश सिर्फ प्रधानमंत्री या अफसरों का नहीं होता। देश को बनाने का दायित्व हर नागरिक का होता है और मैं एक जिम्मेदार नागरिक हूँ और अपने देश को बदलने और देशवासियों के में बदलाव लाने के लिए निरंतर कार्य करता हूँ रहूंगा। यह सोच अपने आपको हमेशा आपकी जिम्मेवारियां याद दिलाती रहेंगी। एक और बहाना जो आपका दिमाग दे सकता है वह है, क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? इसके लिए मेरा एकमात्र उत्तर एक कहानी होगी जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपने कई बार बच्चों को साइकिल की सवारी करते और उससे गिरते हुए देखा होगा। ऐसा आमतौर पर तब होता है जब कोई बच्चा साइकिल या बाइक या कार चलाना सीख रहा होता है। जब मैं छोटा था, साइकिल सीखने की उम्र जा चुकी थी, लेकिन पैसे की कमी के कारण मुझे साइकिल नहीं मिल सकी। इसलिए मैंने अपने आस पड़ोस के दोस्तों से साइकिल उधार लेनी शुरू कर दी ताकि मैं सीख सकूं। मैंने सवारी करना शुरू किया कि कुछ दूर जाने के बाद मैं नीचे गिर पड़ा। मेरे दोनों घुटने में चोट लगी और उनमें से खून निकल रहा था। मैं लगातार 10 दिनों तक दूसरे बच्चों को साइकिल चलाते हुए देखता रहा। अब तक मेरे घाव ठीक नहीं हो जाते। मुझे किसी ने साइकिल छूने भी नहीं दी, इसलिए मैं धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन हर दिन अपने घर के दरवाजे के पास बैठकर मैं खुद को एक साइकिल की सवारी करते हुए एक पक्षी की तरह आसानी से हवा में बहते हुए दिखता था। वैसे ही मैं ठीक हुआ। जैसे ही मैं ठीक हुआ, मैंने अपने दोस्त विजय से अपनी साइकिल मुझे उधार देने के लिए कहा। बाद में विजय ने साइकिल चलाना सीखने में मेरी मदद भी की। जब मैंने जब मुझे बुरी तरह चोट लगी थी, तो क्या होता अगर मैंने उस समय कोशिश छोड़ दी होती? क्या होता अगर मैं सवारी करने में असफल होता? पर अपने अंदर वह डर पैदा कर लेता, या अगर मैं फिर से गिर जाता तो क्या होता? मैंने कभी भी साइकिल की सवारी करने वाले अपने दोस्तों के साथ साइकिल चलाने का आनंद नहीं लिया होता, और या शायद मैं फिर कभी कोई अन्य गाड़ी नहीं चलाता। अच्छा, एक और आसान सवाल का जवाब दें। क्या होगा यदि माता पिता ने अपने बच्चे को खड़े होने और चलना सीखते समय एक बार भी गिरने की इजाजत ना दें? क्या इससे बच्चे के लिए चलना आसान होता या उसकी हड्डियां मजबूत होती? बिल्कुल नहीं, है ना? बच्चा जब चलना शुरू करता है तो सैकड़ों बार गिरता है। इससे उसकी इच्छा शक्ति और हड्डियां दोनों मजबूत होती हैं, जिससे वह आत्मविश्वास और कुशलता से चलता है। क्या हो अगर उस पल बच्चा सोच ले कि मुझे ना गिरना है, ना चलना है, या आप सोच ले कि नहीं गिरना गवारा नहीं, इसलिए चलना ही नहीं है। क्योंकि चलने की कोशिश में तो असफलता का सामना
करना पड़ सकता है। आप बताइए, क्या वो बच्चा कभी चल पाएगा? बिल्कुल भी नहीं। तो मेरे प्यारे दोस्त, अपने सपने पर काम करना जारी रखने की कोशिश करें और इसे पूरा करने के लिए और अधिक प्रयास करें, बिना यह सोचे कि अगर आप असफल होते हैं तो क्या होगा। याद रखिए, स्वयं शाहरुख खान ने कहा है कि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। जो यार तो यार मेरे बहाने, शक और मुश्किलें आएंगी और चली जाएंगी, लेकिन जो आपके साथ रहेगा वह आपका पूरा हुआ सपना होगा। तो साथियों, कैसा लगा यह अध्याय आपको? कमेंट में जरूर बताइएगा। हाँ हाँ, मैं समझ सकता हूँ, आपके अंदर उत्सुकता आगे सुनने की और हो रही है। मित्रों, थोड़ा सा आपको इंतजार करना होगा अगले चैप्टर तक आने के लिए। लेकिन एक बात आपको बता दूं मैं, इस पुस्तक को अपने पास अवश्य रखिएगा। चाहते हैं ना? बहुत अच्छी बात है, मुझे पता आप दिल से इस पुस्तक खरीदना चाहते हैं, क्योंकि डॉक्टर ललित अरोड़ा व्यक्तित्व ही ऐसा है। तो आपको बहुत कुछ नहीं करना, केवल और केवल डिस्क्रिप्शन में लिंक मैंने साझा कर रखा है, हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए, उस पर क्लिक कीजिए और इस पुस्तक को अपना बना लीजिए। मित्रों, आप अगर चाहें तो डॉक्टर ललित अरोड़ा से लाइव वर्कशॉप और ट्रेनिंग भी प्राप्त कर सकते हैं। कैसे? लिंक उसका भी मैं साझा करूंगा, निश्चिंत रहिए। तो मिलते हैं अगले अध्याय पर। नमस्कार।